हाय मूवी की शुरुआत साल 2063 में होती है और इस समय धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसीलिए इंसानों की प्रजाति अब लगभग धरती से खत्म होने वाली है। अब साइंटिस्ट इंसानों की प्रजाति को बचाने के लिए धरती से दूर गैलेक्सी फार फार अवे में एक नए ग्रह की तलाश कर लेते हैं जो कि बिल्कुल ही धरती जैसा होता है जहाँ पर इंसान सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट को उस नए ग्रह पर जाने के लिए लगभग 86 वर्ष का समय लगने वाला है और इसीलिए साइंटिस्ट इंसानों का डीएनए का प्रयोग कर लैब में 29 इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग बच्चों को बनाते हैं। साइंटिस्ट इन बच्चों को एक स्पेसशिप में डालकर उस नए ग्रह पर इन बच्चों को भेजने वाले हैं। चूँकि हम जानते हैं कि उस नए ग्रह पर जाने के लिए लगभग साइंटिस्ट को 86 वर्ष का समय लगने वाला है और उन्हीं के मुताबिक इन बच्चों की जब तीसरी जनरेशन आ जाएगी तब तक ये बच्चे उस नए ग्रह पर पहुंच जाएंगे। यानी इन बच्चों को जब स्पेसशिप में डालकर भेजा जाएगा तो ये अपनी जनन प्रक्रिया को जारी रखेंगे जिससे कि इनके बेटे बेटी होंगे और इनके बेटे बेटी जब अपनी जनन प्रक्रिया को जारी रखेंगे तो इनके नाती पोते होंगे और इस तरह इन लोगों का तीसरा जनरेशन आ जाएगा। और जब तक इन लोगों का तीसरा जनरेशन आएगा तब तक ये लोग उस नए ग्रह पर पहुंच जाएंगे और इस तरह इंसानों की प्रजाति इस ब्रह्मांड में बनी रहेगी। अब साइंटिस्ट उन 29 बच्चों को आर्टिफिशियल फैसिलिटी में रखते हैं। इन बच्चों को बचपन से ट्रेंड किया जाता है और इनके ओरिजिनल माता पिता से भी इन्हें नहीं मिलने दिया जाता है क्योंकि इन बच्चों को एक मिशन के तहत बनाया गया है। रिचर्ड इन बच्चों का हेड है और खुद ही इन बच्चों का देखभाल भी करता है और रिचर्ड के अनुसार इन बच्चों को ट्रेंड किया जाता है। रिचर्ड इन बच्चों को मेंटली, साइकोलॉजी और फिजिकली तीनों तरह से ट्रेंड करता है। अब चूंकि रिचर्ड का कोई फैमिली नहीं होता है इसलिए रिचर्ड का इन बच्चों के साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग बन जाता है। अब धीरे धीरे वह समय आ जाता है जब इन बच्चों को एक स्पेसशिप में डालकर यहाँ से दूर उस नए ग्रह पर भेजना होता है। अब रिचर्ड भी इन बच्चों के साथ जाना चाहता है। उसकी कैप्टन उसे बहुत समझाती है कि इन बच्चों के साथ वह ज्यादा लगाव न रखें क्योंकि उन बच्चों को एक मिशन के तहत बनाया गया है। लेकिन रिचर्ड जब कैप्टन की बात नहीं मानता तो रिचर्ड के साथ ही उन सभी बच्चों को एक स्पेसशिप में डालकर उस नए ग्रह के लिए भेज दिया जाता है। अब ये सभी अपना यात्रा शुरू करते हैं और इस तरह इन लोगों का 10 साल बीत जाता है और सभी बच्चे अब टीनेजर बन चुके होते हैं। ये बच्चे अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। कोई डॉक्टर होता है तो कोई बॉटनी में एक्सपर्ट होता है और कोई अपने फिजिक्स में एक्सपर्ट होता है और उन्हीं के मुताबिक उन बच्चों को रोज नए नए काम दिए जाते हैं जो कि उन बच्चों को बिना किसी की हेल्प को करना होता है और रिचर्ड इन सभी को मॉनिटर कर रहा होता है। लेकिन देखने वाली बात यह होती है कि ये बच्चे इतने टीनेजर हो गए होते हैं लेकिन फिर भी इनमें न ही किसी के लिए दोस्ती, प्यार, नफरत और न ही इनमें कोई इमोशन होता है। ये बच्चे रोज रोबोट की तरह उठते हैं और अपना काम करके फिर सो जाते हैं। लेकिन एक दिन एक बच्चा जिसका नाम क्रिस्टोफर होता है और वह बॉटनी में एक्सपर्ट होता है, जब वो अपना काम कर रहा होता है तभी उसके कंप्यूटर में कुछ अलर्ट आते हैं। क्रिस्टोफर इस बात को रिचर्ड को बताता है लेकिन रिचर्ड यह जानबूझकर टालने की कोशिश करता है जिससे कि क्रिस्टोफर को रिचर्ड पर शक हो जाता है। वो इस अलर्ट को अपने कंप्यूटर में डालता है लेकिन यहाँ भी उसकी डिटेल को हाइड की होती है। अब रिचर्ड अपने दोस्त जैक के साथ मिलकर हाई सिक्योरिटी वाले कंप्यूटर में उस अलर्ट को डालता है और यहाँ पर उन दोनों को यह पता लगता है कि यह एक केमिकल है जो कि रोज सुबह इन सभी को पानी के साथ मिलाकर दिया जाता है और इसी केमिकल के कारण ये लोग एक दूसरे के साथ इतने यंग होने के बाद भी आकर्षित नहीं होते हैं, एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करते हैं और बस अपना काम करते हैं। ये सभी बात जानने के बाद ये दोनों उस ड्रिंक को लेना छोड़ देते हैं और जिसके बाद ये दोनों काफी एक्टिव रहने लगते हैं और वहाँ की फीमेल को देखकर ये काफी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। एक दिन क्रिस्टोफर रिचर्ड को एक सीक्रेट चैम्बर के बारे में पूछता है जो कि हाल ही में उसने खोजा होता है लेकिन रिचर्ड यह बताता है कि उस चैम्बर के बारे में वो अभी कुछ नहीं जानता है और वह चैम्बर क्यों खाली है उसे भी शायद पता नहीं है। अब रिचर्ड एक मैसेज को अर्थ पर भेजता है। वह उसमें बताता है कि इन बच्चों को उनकी असलियत को बता देनी चाहिए क्योंकि ये बच्चे बहुत ही स्मार्ट और चालाक हो गए हैं और ये सामने वाले व्यक्ति के झूठ को पकड़ सकते हैं और इन्हें यह भी बता देनी चाहिए कि इनकी पूरी जनरेशन इसी शिप में गुजरेगी और इनकी थर्ड जनरेशन जब आएगी तभी ये उस ग्रह पर पहुंचेंगे। लेकिन इस मैसेज को अर्थ पर पहुंचने में लगभग 2 वर्ष का समय लगने वाला है। लेकिन इसी बीच जैक और क्रिस्टोफर को एक सारा
नाम की लड़की पसंद आती है जो कि डॉक्टर होती है। जैक उस लड़की से अपने दिल की बात बताता है, लेकिन वो लड़की उसे इनकार करके वहाँ से चली जाती है, जिस पर जैक उसकी हाथों को पकड़ लेता है और यहाँ पर रिचर्ड आ जाता है। वो उसे कहता है कि उसे छोड़ दो क्योंकि इस स्पेसशिप में एक दूसरे को टच करना अलाउ नहीं है, जिस पर जैक अब काफी गुस्सा हो जाता है। वह काफी तेज चिल्लाता है, लेकिन इसी क्रम में हम देखते हैं कि शिप में एक बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होने लगता है, जिस पर सभी लोग डर जाते हैं। अब क्रिस्टोफर और जैक उस शिप को देखने के लिए मॉनिटर के पास जाते हैं, जहां पर एड कैमरे को देखता है और इन सभी को बताता है कि शिप पूरी तरह से ठीक है और वह सही काम कर रहा है। जहां पर क्रिस्टोफर इन सभी को बताता है कि रिचर्ड ने उसे बताया है कि शिप बिल्कुल ही सही तरीके से काम कर रहा है, यह तो एक कूलिंग मशीन की आवाज है। जैक उन दोनों से कहता है कि रिचर्ड की बातों पर हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि रिचर्ड एक झूठा है। वह कहता है कि क्या इस शिप में एलियन रह सकते हैं। ये दोनों कहते हैं हाँ बिल्कुल इस शिप में एलियन रह सकते हैं, क्योंकि अगर इस शिप में हम रह सकते हैं तो इस शिप में एलियन भी रह सकते हैं। अब एक दिन जैक यह नोटिस करता है कि रिचर्ड स्टेला से जब बातें कर रहा होता है और उसे समझाते हुए उसकी पीठ पर हाथ रखता है तो वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि रिचर्ड इन सभी को छू सकता है लेकिन हम नहीं छू सकते। अगले दिन इस शिप का कम्युनिकेशन और से टूट जाता है और उस कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए कुछ लोगों को बाहर जाना होगा। रिचर्ड जैक को अपने साथ ले जाना चाहता है। जैक जब अपनी सूट पहनने के लिए जाता है वहाँ पर उसे स्टेला मिल जाती है। जैक स्टेला को गलत तरीके से छूता है, लेकिन स्टेला जब उसके विरोध करती है तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन इसी बीच रिचर्ड यहाँ पर आ जाता है और उसे धक्का दे देता है। अब जैक काफी गुस्सा हो जाता है। अब रिचर्ड को अपने साथ क्रिस्टोफर को ले जाना पड़ता है। ये दोनों उस शिप के बाहर जाते हैं और इस सिस्टम को ठीक करने लगते हैं, लेकिन तभी हम जैक को देखते हैं जो कि कंट्रोल रूम में एक लड़के के साथ होता है और इन दोनों को कैमरे में देख रहा होता है। ये दोनों अपना सिस्टम ठीक कर रहे होते हैं। तभी रिचर्ड के पास एक काला साया आता है और वह वहीं पर घायल हो जाता है। बड़ी मुश्किल से क्रिस्टोफर रिचर्ड को शिप के अंदर ले जाता है और वहाँ पर ये सभी देखते हैं कि रिचर्ड का शरीर थोड़ा थोड़ा जला हुआ है और यहीं पर रिचर्ड मारा जाता है। अब जैक इन सभी को बताता है कि रिचर्ड वैसे भी बूढ़ा हो चुका था, बस समय से थोड़ा पहले मारा गया। अब इसके मरने से हमें दुख नहीं होनी चाहिए और अपनी काम करनी चाहिए। बस हमें एक नए लीडर की जरूरत है। ये सभी लोग वोटिंग करते हैं, जहाँ पर क्रिस्टोफर इन सभी को लीडर चुना जाता है, जिससे कि जैक काफी गुस्सा हो जाता है और वे सभी लोगों को उस केमिकल के बारे में बता देता है जो कि वे सभी ले रहे होते हैं। और आज से ये सभी लोग उस केमिकल को लेना छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि केमिकल को अभी भी ले रहे होते हैं और रोज की तरह अपना काम कर रहे होते हैं। इन दोनों में दो ग्रुप बढ़ जाता है। जो भी उस केमिकल को लेना छोड़ दिया होता है वह बस जंगली हो गया होता है। दिन की शुरुआत इंटीमेट के साथ करता है और दिन भर खाना खा के लड़ाई करता रहता है। एक दिन जैक स्टेला के पास जाता है और उसके साथ फिर जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टोफर आ जाता है और स्टेला को बचा लेता है। और यहाँ से हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर और जैक के बीच अब लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक सभी लोगों को भड़काने के लिए उन सभी से कहता है कि रिचर्ड को एक एलियन ने मारा था और वो एलियन अभी भी इस शिप में है और शायद वो किसी को भी मार सकता है। अब क्रिस्टोफर उस एलियन को पता लगाने के लिए सेंट्रल रूम में जाता है, जहाँ पर वो पुरानी सारी रिकॉर्डिंग को देखता है और उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद उसे पता चलता है कि जब वो रिचर्ड के साथ उस सिस्टम को ठीक करने के लिए शिप के बाहर गया था तो अंदर जैक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 100 की बटन को बढ़ा दिया था, जिससे कि रिचर्ड मारा गया। अब क्रिस्टोफर इन सभी को उस सच्चाई के बारे में बताता है, लेकिन जैक यहाँ पर कहता है हाँ मैंने रिचर्ड को मारा क्योंकि उस पर एलियन हावी हो गया था और वो एलियन हम किसी पर भी हावी हो सकता है। और इसी बीच एक लड़का वहाँ से भागने लगता है, जहाँ पर जैक उन सभी से कहता है देखो इस पर एलियन हावी हो गया है, और वे सभी मिलकर उस लड़के को दौड़ाकर मार डालते हैं। अब क्रिस्टोफर और उसके कुछ पार्टनर यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये लोग कितने जंगली तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। ये लोग साफ पागल हो गए हैं। तभी स्टेला को याद आता है कि नीचे एक कंपार्टमेंट में कुछ हथियार रखे हुए हैं। वो क्रिस्टोफर को लेकर उस हथियार लेने के लिए जाती है, लेकिन पासवर्ड रंग होने के कारण वो हथियार का दरवाजा नहीं खुलता है। इस बात की जानकारी जैक को लग जाता है और इन लोगों को जाने के बाद अपने साथियों के साथ उस दरवाजे के पास जाता है और उस दरवाजे को तोड़कर अंदर सारे रखे हथियार को वो अपने साथियों को देकर कहता है कि क्रिस्टोफर इन सभी को मारने वाला था और इसीलिए वो हथियार को लेने के लिए आया था। अब इन लोगों को क्रिस्टोफर और उसके टीम को मार डालना है। ये सभी लोग स्टेला और क्रिस्टोफर को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। जैक इन दोनों को मारने ही वाला था, तभी वे लोग भागते हुए एयर वाला रूम में घुस जाते हैं। वे लोग अंदर जाकर सूट पहनने लगते हैं, लेकिन जैक यहाँ पर भी आ जाता है और वह
एयर लॉक वाले दरवाजे पर शूट करता है, जिससे कि एयर वाला दरवाजा टूट जाता है और वहां से सारी चीजें बाहर खींचने लगती है। यहाँ पर जैक और क्रिस्टोफर के बीच हाथापाई होती है और जैक क्रिस्टोफर को बाहर फेंक देता है, लेकिन इसी बीच स्टेला वहाँ पर आ जाती है और वह जैक को धक्का देकर उसे भी बाहर फेंक देती है। जैक बाहर जाते ही मारा जाता है, लेकिन क्रिस्टोफर सूट पहने होने के कारण और सेंसर की मदद से फिर उसी शिप में चला आता है। शिप में फिर से वोटिंग होती है और स्टेला इस बार इन लोगों की लीडर चुनी जाती है। वे लोग उस दवाई को लेना छोड़ देते हैं जो कि ड्रिंक के जरिए ले रहे होते हैं, जिससे कि वे सभी लोग एक्टिव रहने लगते हैं और वे अपना सेकंड जनरेशन को जन्म देते हैं। इनका सेकंड जनरेशन आता है और इस तरह हम लास्ट में देखते हैं कि वे सभी लोग बूढ़े हो चुके होते हैं और इन लोगों का 86 वर्ष बीत चुका है और वे धरती को छोड़ उस नए ग्रह पर पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।